आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स की जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? देखिए, पहला जो टॉपिक्स है आज की क्लास के लिए वह है 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। यानी कि मेंडल ने मटर के पौधे में वे कौन से 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया था अपने संकरण प्रयोग में, उनके बारे में आप स्टडी करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वह है मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किस वैज्ञानिक ने की। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की, दोबारा से मेंडल के नियमों को किसने खोजा, कौन कौन से वैज्ञानिक थे, उनके बारे में बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, वो पढ़ेंगे। फिर इस लेसन से संबंधित महत्वपूर्ण आनुवांशिक शब्दावली जो है उसके बारे में, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आप बने रहें, पूरी क्लास सुनेंगे। पूरी क्लास सुनेंगे तो आपके हाईएस्ट मार्क्स आप एक्वायर्ड करेंगे, सबसे आगे रहेंगे अगर आप पूरी क्लास पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। पहला टॉपिक कौन सा है? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बारे में कि मटर के पौधे में लगभग 34 के आसपास विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। मेंडल ने उन 34 लक्षणों में से भी 7 लक्षणों का चुनाव अपने संकरण प्रयोग में किया था। वे 7 लक्षण कौन कौन से हैं उनके बारे में देखिए। मेंडल के समय 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से थे जिनको मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों में चुना। देखिए, पहला जो लक्षण था वह था पादप की ऊंचाई। कौन सा? जो पौधा था, मटर का पौधा था, उसकी ऊंचाई को उसने ध्यान में रखा। ठीक है, पहला लक्षण क्या था? पादप की ऊंचाई। दूसरा जो लक्षण था वह था पुष्प की स्थिति, कि पुष्प जो है इस पौधे में, भाई उसमें क्या है। जो कोई भी पौधा जो होता है उसमें 3-4 बातें होती हैं। एक तो पौधा लंबा है या बौना है, दूसरी ये बात कि उसमें पुष्प कहाँ लगे हुए हैं, पुष्प की स्थिति कहाँ पर है, वह अंतस्थ है या कक्षीय है, कक्षीय है या अंतस्थ है। फिर तीसरी बात क्या है? परिपक्व फली जो होती है उसकी आकृति कैसी होती है, यानी कि फल जो लगते हैं उनकी आकृति कैसी है, फली की आकृति। मटर में तो फली आएगी, तो फली की आकृति कैसी है। अपरिपक्व फली का रंग कैसा है। फिर बीज की आकृति, पुष्प का रंग कैसा है, और बीज की आकृति कैसी है, और बीज का रंग कैसा है। इन लक्षणों के बारे में स्टडी की। तो पहला तो हो गया पादप की ऊंचाई। फिर पुष्प की स्थिति, दूसरा लक्षण क्या हो गया? पुष्प की स्थिति के बारे में। तीसरा लक्षण उन्होंने चूज किया पुष्प का रंग। देखो, पुष्प का रंग, ये एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना कि पहला लक्षण जो है पादप की ऊंचाई से संबंधित उन्होंने लिया, दूसरा पुष्प की स्थिति, फिर तीसरा पुष्प का रंग, फिर चौथा जो लक्षण था जो चुनाव किया उन्होंने, चौथा लक्षण वह है परिपक्व फली जो होती है, परिपक्व फली की आकृति, परिपक्व फली की आकृति। पांचवा लक्षण जो है वह है अपरिपक्व फली का रंग, अपरिपक्व फली का रंग। भाई पकने के बाद तो एक ही रंग हो जाता है सभी का, लेकिन अपरिपक्व फली का रंग कैसा था उसको चूज किया उसने। अलग अलग प्रकार की फली बनती है मटर में। अपरिपक्व फली का रंग, फिर बीज की आकृति और बीज का रंग। 5 हो गए। नंबर 7 पे क्या हो जाएगा? फिर आएगा बीज। 6 नंबर पे बीज की आकृति। इन 7 जो लक्षण हैं उनको आपको याद रखना जरूरी है। ये प्रत्येक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जब आप आगे तक बढ़ेंगे तब तक ये पूछे जाएंगे। बीज की आकृति और बीज का रंग कैसा था। मटर के बीज, मटर की बात कर रहे हैं अपन, मटर की आकृति किस प्रकार की थी और मटर का रंग कैसा था। इन 7 जोड़ी लक्षणों को मेंडल ने चूज किया। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि मेंडल ने कौन कौन से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया था। ठीक है, तो ये 7 जोड़ी लक्षण है। कौन सा? पहला पादप की ऊंचाई, दूसरा पुष्प की स्थिति, तीसरा पुष्प का रंग, चौथा परिपक्व फली की आकृति, पांचवा अपरिपक्व फली का रंग, छठवां बीज की आकृति और सातवां बीज का रंग। अब देखिए, कोई भी लक्षण जो होता है वह 2 कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है। उन कारकों में से
कुछ कारक प्रभावी होते हैं और कुछ अप्रभावी होते हैं। कौन सा कारक प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है, ये इसकी अगली क्लास में हम आप लोगों को समझाएंगे। पहले आप देख लीजिए, इन लक्षणों में से अपन चुनाव करेंगे कि कौन कौन से प्रभावी लक्षण हैं और कौन कौन से अप्रभावी हैं। ठीक है, तो लंबाई जो है, लंबाई ऊंचाई के आधार पर, ठीक है, ऊंचाई में दो कैरेक्टर्स होते हैं। एक तो प्रभावी लक्षण, प्रभावी है या अप्रभावी, डोमिनेंट है या रेसिसिव है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, प्रभावी या अप्रभावी। देखिए, पादप की ऊंचाई से संबंधित लंबा जो पादप होता है वह लंबेपन का जो लक्षण है वह क्या है, प्रभावी लक्षण है। समझ गए? लंबा जो पौधा होता है वह लक्षण, लंबाई का जो लक्षण है, जो लंबा पौधा होगा वह कौन सा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है, टॉल, प्रभावी लक्षण है। और बोना, पौधा लंबा हो सकता है, पौधा बोना हो सकता है। बोना पौधा जो होता है वह अप्रभावी लक्षण है। लंबा पादप प्रभावी लक्षण, बोनापन अप्रभावी लक्षण। आ गई बात समझ में? लंबा व बोना ऊंचाई के आधार पर पौधे को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मटर के पौधे के दो लक्षण दिखाई देते हैं, एक तो लंबा पौधा है तो लंबेपन का लक्षण है, और दूसरा बोना पौधा है तो वह बोनेपन का लक्षण है। तो लंबापन, जो पौधे का लंबापन है वह प्रभावी लक्षण है, और पौधे का बोना होना अप्रभावी लक्षण होता है। कैसे होता है? अपन प्रभावी क्या होते हैं, अप्रभावी क्या होते हैं, अगली क्लास में स्टडी करेंगे। तो पादप की ऊंचाई, लंबा या बोना पौधा। फिर पुष्प की स्थिति, पुष्प कहां पर लगते हैं? अगर पुष्प जो होता है वह कक्ष में लगता है शाखा के, तो उसको कहते हैं कक्षीय। कक्षीय स्थिति जो होती है वह प्रभावी होती है। कक्षीय स्थिति क्या होती है भाई? प्रभावी होती है। और टर्मिनल या अग्रस्त या अंतस्थ स्थिति जो होती है वह क्या होती है? अप्रभावी होती है। तो पुष्प की स्थिति दो प्रकार से पुष्प लगते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई टहनी है, इसके यहीं पर पुष्प लग गया तो ये तो हो गई टर्मिनल, और इसकी कोई शाखा के यहाँ से कोई पुष्प निकल रहा है तो यह हो गई इस कक्षीय स्थिति। यह कौन सी स्थिति हो गई? यह तो ब्रांच है, इसके पास ही यहाँ पर एक और पुष्प लगा हुआ है तो यह तो हो गई कक्षीय स्थिति। और जो अब शाखा के जस्ट टॉप पे लगा हुआ है तो वह क्या हो गई? अंतस्थ स्थिति या अग्रस्त स्थिति, इसको अपन कहेंगे। तो इसको एक्सियल और इसको क्या कहेंगे? टर्मिनल। ठीक है, तो कक्षीय स्थिति में जो पौधे लगे, पुष्प लगे तो वह प्रभावी लक्षण होगा, और अग्रस्त स्थिति में अगर पुष्प लग रहे हैं तो वह अप्रभावी लक्षण है। आगे बात समझ में? तीसरा, पुष्प का रंग। पुष्प जो है, दो प्रकार के मटर में पुष्प लगते हैं, एक तो बैंगनी पुष्प और दूसरा सफेद पुष्प। तो बैंगनी पुष्प जो होंगे वह तो क्या होते हैं? प्रभावी लक्षण होता है। बैंगनी पुष्प जो होता है वह प्रभावी लक्षण है। मटर के पौधे में बैंगनी रंग के पुष्प अगर आते हैं तो वो F1 PD में प्रकट होते हैं, इसलिए वह प्रभावी लक्षण होता है। बैंगनी पुष्प प्रभावी लक्षण है। और सफेद पुष्प जो है वह किस प्रकार का लक्षण है? अप्रभावी लक्षण है। पुष्प के रंगों से संबंधित आपने देखा कि बैंगनी पुष्प अगर लगते हैं तो वह प्रभावी लक्षण है, और सफेद पुष्प अगर लगें तो वह अप्रभावी लक्षण या रेसेसिव लक्षण है। ध्यान में रखेंगे, बैंगनी पुष्प, सफेद। देखो, पुष्प का रंग, मटर को बेस पसंद है। बेस पसंद का मतलब पहले प्रभावी लक्षण बे से बैंगनी और से सफेद, बैंगनी व सफेद। आगे बात समझ में? बैंगनी पुष्प प्रभावी लक्षण है और सफेद पुष्प अप्रभावी लक्षण है। याद रखना, आगे जो नीट की एग्जाम देते हो वहां पर भी ये क्लियर कंफ्यूज करते हैं, वहां तक ये काम आएंगे आप लोगों को। फिर है परिपक्व फली की आकृति। अरे फली जो होती है, फली लगती है, मटर की फली अपन मार्केट से लेके आते हैं, जो फली लेके आते हैं, खुले मटर भी लेके आते हैं, लेकिन फली जनरली अपन खरीदते हैं। तो फली की आकृति जो होती है फूली हुई हो सकती है, और दूसरी पिचकी हुई या संकीर्णित होती है। तो फूली हुई अगर फली है तो वह प्रभावी लक्षण है। फली की आकृति अगर फूली हुई और पिचकी हुई या संकीर्णित भी कह सकते हैं अपन, पिचकी हुई, संकीर्णित फूली हुई है एकदम। पौड़ जो है इसका, फली जो है वो फूली हुई मटर की फली है, तो वह क्या है? परिपक्व है, प्रभावी लक्षण है। और अगर पिचकी हुई है तो वह क्या है? अप्रभावी लक्षण हो गया। संकीर्णित फली जो होगी
वह अप्रभावी लक्षण है, और फूली हुई फली है वह प्रभावी लक्षण है। फूली हुई चीज जो है वह प्रभावी होती है, फूली हुई फली प्रभावी लक्षण, पिचकी हुई फली अप्रभावी लक्षण। याद रखना, ठीक है, कि याद रखेंगे तभी अपनी पढ़ाई कामयाब होगी। बिना याद रखेंगे याद नहीं रहेगा, बस पढ़ के छोड़ दिया तो याद नहीं रहा, तो एग्जाम में क्या लिखेंगे आप। तो याद रखें कि परिपक्व फली की आकृति अगर फूली हुई है तो वह प्रभावी लक्षण है, और अगर पिचकी हुई है तो वह अप्रभावी लक्षण है। फिर फली का रंग, भाई एक तो आकृति से संबंधित है, दूसरा रंग से संबंधित है, ठीक है। तो बीज की आकृति बीज का रंग, फली की आकृति फली का रंग। फली का रंग जो होता है जनरली अगर हरा है, फली का रंग क्या होता है, हरा होता है, तो वह प्रभावी लक्षण है। बीज का रंग अगर हरा होता है तो वह प्रभावी लक्षण है, और अगर पीला होता है, फली का रंग सॉरी पीला होता है तो वह अप्रभावी लक्षण है। देखो पौधे हरे होते हैं, अगर फली भी हरी है तो वह प्रभावी लक्षण हो गया। अगर पौधा फली भी हरी है, हरा रंग है अपरिपक्व फली का, तो वह क्या है, प्रभावी लक्षण है। और अगर अपरिपक्व फली का रंग पीला है तो वह अप्रभावी लक्षण है। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बीज की आकृति, बीज मटर गोल हो सकते हैं और रिंकल्ड हो सकते हैं, गोल या रिंकल्ड या झुर्रीदार अपन कहेंगे। तो अगर बीज की आकृति गोल है, गोल मटोल है, तो वह प्रभावी है। देखो फूली हुई प्रभावी, फूली हुई होगी तो बीज भी गोल मटोल होंगे। गोल मटोल अगर बीज हैं तो बीज की आकृति अगर गोल है, राउंडेड है, तो वह प्रभावी लक्षण है। और गोल के अलावा किस प्रकार के होते हैं, झुर्रीदार, रिंकल्ड, झुर्रीदार हैं, तो वह अप्रभावी लक्षण है। फिर बीज का रंग, बीज का रंग वही बात है, यहां थोड़ा अपोजिट हो रहा है। अगर फली के जस्ट अपोजिट है, अगर बीज का रंग पीला है तो वह प्रभावी लक्षण है। बीज का रंग अगर पीला है वाई तो वह प्रभावी लक्षण है, और ग्रीन है, हरा है, तो वह अप्रभावी लक्षण है। ये ध्यान में रखना, बीज का रंग अगर पीला है तो वह प्रभावी है, और अगर हरा है तो वह अप्रभावी है। ये ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार ये टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए, पूरी सारणी आप लोगों को एकदम बिना किसी कंफ्यूजन के याद होनी चाहिए। क्या बताया, मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्याशी लक्षणों को चुना। कौन कौन से, पहला पादप की ऊंचाई, पहला लक्षण कौन सा था, पादप की ऊंचाई। दूसरा पुष्प की स्थिति, तीसरा पुष्प का रंग, चौथा परिपक्व फली की आकृति, पांचवा अपरिपक्व फली का रंग, छठवां बीज की आकृति, और सातवां बीज का रंग। इनमें प्रभावी लक्षण कौन सा है, अप्रभावी लक्षण कौन सा है, यह भी आप लोग कंठस्थ करें, याद करें, पढ़ें, आगे बढ़ें। आगे अपन देखते हैं दूसरा टॉपिक, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। क्या देखेंगे, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। देखिए मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग किए, कौन से पादप पर किए बच्चों, आपने पढ़ा होगा पहले पिछली क्लास में कि मेंडल ने जो संकरण प्रयोग किए थे वो किसके ऊपर किए थे, उद्यान मटर पे किए थे। किस पे किए थे, उद्यान मटर पे किए थे। और उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम। ठीक है, कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक अध्ययन किया था उसने, प्रयोग किए थे, और अपने निष्कर्ष जो थे उन्होंने 1856 से 1863 तक 7 वर्षों तक उन्होंने मटर के पौधे पर संकरण प्रयोग किए। और संकरण प्रयोग करने के बाद उन्होंने अपना जो शोध पत्र है, अपने जो निष्कर्ष हैं, वो ऑस्ट्रिया की जो ब्रून सोसाइटी है, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, उस संस्था के समक्ष पेश किए। उस संस्था की वार्षिकी में 1866 में इनके प्रयोगों का जो निष्कर्ष है वह प्रकाशित हुआ। और किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ, पादप संकरण पर प्रयोग, उस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। लेकिन फिर भी मेंडल के नियमों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया किसी भी साइंटिस्ट ने। ठीक है, उन लगभग खोज के बाद, पब्लिकेशन के बाद उनके नियमों की दोबारा से अगर खोज होती है 35 वर्षों बाद, तो टॉपिक क्या है, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। मेंडल के नियमों की देखिए
35 वर्षों तक मेंडल के नियमों की ओर किसी वैज्ञानिक ने ध्यान नहीं दिया। ये ध्यान में रखेंगे, कितने वर्षों तक? लगभग 35 वर्षों तक मेंडल के जो नियम हैं वह क्या रहे? उपेक्षित रहे। उपेक्षित रहने का मतलब कोई भी साइंटिस्ट इनकी ओर आकर्षित नहीं हुआ, किसी भी साइंटिस्ट ने इन नियमों को वेटेज नहीं दिया। ठीक है। अब उसके बाद सन 1900, देखो सिर्फ कब खोज हुई? सन 1900 में। भाई 1965 के आसपास, 1965 में इन्होंने अपना शोध पत्र दे दिया था, किसको? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को। 1965 में, 66 में प्रकाशित भी हो गए थे। तो इसके 35 साल बाद 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। प्रश्न क्या पूछ लेंगे? मेंडल के नियमों की पुनः खोज, दोबारा खोजने वाले वैज्ञानिकों कौन कौन से थे, उनके नाम लिखें। तो कौन कौन से कंट्री से संबंधित हैं, आप उन तीनों के नाम याद रखेंगे। देखो नाम ऐसे लिखें, बोले ऐसे कि आपको याद हो जाए। हॉलैंड, पहला वैज्ञानिक था हॉलैंड का, हॉलैंड के ह्यूगो डी वरीज। हॉलैंड के ह्यूगो डी वरीज, जिन्होंने उत्परिवर्तन की खोज की। ह्यूगो डी वरीज, इन्होंने मेंडल के नियमों की खोज की। ह्यूगो डी वरीज कहाँ के थे? हॉलैंड के। हॉलैंड के ह्यूगो डी वरीज। नंबर 2, जर्मनी के कार्ल कोरेंस। जर्मनी का साइंटिस्ट कौन था? जर्मनी के कार्ल कोरेंस। जर्मनी के कार्ल कोरेंस। और तीसरा जो वैज्ञानिक था वह कौन सा था? ऑस्ट्रिया का इरिक वॉन शेरमॉर्क। कहाँ के? ऑस्ट्रिया। भाई मेंडल भी तो ऑस्ट्रिया के ही तो थे। मेंडल भी कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के ही थे। और ऑस्ट्रिया के कौन से वैज्ञानिक से थे जिन्होंने मेंडल के नियमों को दोबारा खोज की? एरिक वॉन शेरमॉर्क। एरिक वॉन एरिक वॉन शेरमॉर्क। हॉलैंड के ह्यूगो डी वरीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमॉर्क। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। याद रखना इन प्रश्नों को, बार बार पढ़ना इस चैप्टर को और बताना। कोई भी प्रश्न पूछ ले कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज कौन कौन से वैज्ञानिकों ने की थी और वो वैज्ञानिक कौन कौन से देशों से संबंधित थे। तो देखिए हॉलैंड का तो कौन था? ह्यूगो डी वरीज। हॉलैंड का ह्यूगो डी वरीज, जर्मनी का कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमॉर्क। ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमॉर्क, ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1900 में मेंडल के नियमों की खोज की। अलग अलग काम करते हुए इन्होंने अलग अलग प्लांट्स पे अपने काम किए और फिर निष्कर्ष निकाले। जब देखा अरे हम तो वही निष्कर्ष निकाल रहे हैं, हमारे सामने वही निष्कर्ष आ रहे हैं जो मेंडल ने अपने से पहले 35 वर्षों पहले ही मेंडल ने निकाल दिए थे। इसलिए मेंडल के नियमों की पुनर्खोज का श्रेय किनको दिया जाता है? हॉलैंड के ह्यूगो डी वरीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमॉर्क। ये थे वो वैज्ञानिक जिन्होंने मेंडल के नियमों को पुनः खोजा, मेंडल के नियमों को दोबारा खोजा। अगला टॉपिक है हमारा क्या? महत्वपूर्ण आनुवंशिक शब्दावली। 1-2 शब्दावली, इनमें से 3 भी पूछ सकते हैं, 4 भी पूछ सकते हैं, पर अपने को आनी चाहिए सभी, क्योंकि कौन सी पूछ ले ये पता नहीं है। तो इम्पोर्टेंट सारी शब्दावली हैं, वो शब्दावली आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में भी सहायक रहेंगी। तो अब अगला टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण आनुवंशिक शब्दावली। आनुवंशिक शब्दावली जो है महत्वपूर्ण आनुवंशिक शब्दावली है, अगर आप समझेंगे तो इजीली याद हो जाएगा, वरना आप इसको रटते रहना, बिना समझे आपको ये याद नहीं होंगे। तो क्या टॉपिक रह जाएगा अपना? महत्वपूर्ण आनुवंशिक शब्दावली। आपकी बुक में जो महत्वपूर्ण आनुवंशिक शब्दावली है उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी शब्दावली है जेनेटिक्स से संबंधित, लेकिन
आज की क्लास में वही जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से सही आपके सिलेबस में है वही, ठीक है। महत्वपूर्ण आनुवंशिक शब्दावली। देखिए, जब किसी भी पादप या जंतु में लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन में नर व मादा दो जनक भाग लेते हैं। नर व मादा जनक दो जनक भाग लेते हैं। तो एक लक्षण जो होता है उसको नियंत्रित दो कारकों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे कि पहला जो महत्वपूर्ण शब्दावली है वह क्या है? जीन। वह क्या है? जीन। जीन को मेंडल ने कारक कहा था। आप ध्यान में रखेंगे, जीन का दूसरा नाम क्या क्या है? कारक। जीन किसे कहते हैं? लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो संरचना है उसको जीन कहते हैं, ठीक है। लक्षणों को नियंत्रित करने वाली संरचना क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। लक्षणों को नियंत्रित करने वाली संरचना आप ये ध्यान में रखेंगे, लक्षणों को नियंत्रित करने वाली संरचना जो है, संरचना को मेंडल ने नंबर एक, मेंडल ने तो क्या कहा था? कारक कहा था। लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो संरचना है उसको मेंडल ने तो कारक कहा, तथा जोहेनसन ने इन कारकों को जीन शब्द नाम दिया था। जोहेनसन नामक वैज्ञानिक ने कौन सा शब्द दिया था? जीन। यानी कि लक्षणों को वे कारक जो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं उनको क्या कहते हैं? जीन। या मेंडल ने तो कहा था कारक और जोहेनसन ने इन कारकों को क्या कहा? जीन कहा। तो पहली शब्दावली आपको याद हो गई होगी, जीन या कारक किसे कहते हैं, ठीक है। वह संरचना जो लक्षणों को नियंत्रित करती है उन्हें जीन या कारक कहते हैं। कारक किसने कहा था? कारक कहा था मेंडल ने। और जीन किसने कहा था? जीन कहा था जोहेनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन कहा। आ गई बात समझ में? अब आप कुछ बात ध्यान में रखेंगे। जीन शब्द अगर याद हो गया है तो अब हम शुरू करते हैं समझाना आप लोगों को, याद करवाना आप लोगों को। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। देखिए, कोई भी एक लक्षण जो होता है, देखो मैं लिख रहा हूं एक लक्षण, ठीक है। एक लक्षण भाई किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एक लक्षण का नियंत्रण जो होता है जीनों के एक जोड़े के द्वारा। जीनों के एक जोड़े के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। एक लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जीनों के एक जोड़े के द्वारा नियंत्रित होता है। कुछ बातें ध्यान में रखेंगे, मैं इस हिसाब से समझाऊंगा आपको कि एक लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जीनों के एक जोड़े के द्वारा, ठीक है। उसमें एक जीन आता है माता से और दूसरा जीन आता है पिता से, या अपन ये कहेंगे एक जीन आता है नर से और दूसरा जीन किससे आता है? मादा से। आ गई बात समझ में? तो जीनों का एक जोड़ा जो होता है किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। ये अपवाद बहुत सारे हैं, लेकिन यहां आपकी क्लास के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि लक्षणों का नियंत्रण जो होता है, एक लक्षण का नियंत्रण जीनों के एक जोड़े के द्वारा होता है। अब ये एक जोड़ा जो होता है उसमें दो बातें होती हैं, या तो जीन दोनों जोड़े के दोनों जीन एक समान हो सकते हैं। जोड़े के दोनों जीन क्या हो सकते हैं भाई? दोनों जीन जब एक समान होते हैं, यह हो सकता है कि जब एक समान जोड़ा जो है एक समान जीन हो, और यह भी हो सकता है जीनों का जोड़ा जो होता है जब जोड़े के दोनों जीन क्या हो? भिन्न भिन्न हो। जोड़े के दोनों जीन क्या हो भाई? भिन्न भिन्न हो। तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली निकल करके आती है। एक लक्षण का नियंत्रण जीनों के एक जोड़े के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस जोड़े के दोनों सदस्य जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी।
समझ गए? आप ध्यान में रखना, युग्म विकल्पी को एक और शब्द कहाँ मिले थे, आप इंग्लिश वाला ध्यान में रखेंगे, एलिलोमॉर्फ, एलिलोमॉर्फ या एलील्स, ये ध्यान में रखेंगे। ये 3 शब्दावली हैं, याद रखेंगे। युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, विकल्पी जोड़े में दो जो सदस्य हैं वो, ठीक है। ये जोड़ा है, जैसे मान लो लंबाई टी और टी, ये 2 जीन हैं, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है टी या टी लंबाई का, ठीक है। तो युग्म, ये तो युग्म हो गया ना, जोड़ा हो गया, और इसके ये विकल्प हैं, एक ये विकल्प है, एक ये विकल्प है। तो युग्म विकल्पी किसे कहेंगे? एक लक्षण का नियंत्रण जीनों के एक जोड़े के द्वारा किया जाता है। इस जोड़े के प्रत्येक सदस्य जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ कहते हैं, या फिर एलील्स अपन इनको कहेंगे, ठीक है। आगे बस समझ में, किसी एक लक्षण का नियंत्रण जीनों के एक जोड़े के द्वारा होता है। इस जीनों के एक जोड़े के सदस्य जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ या एलील कहते हैं। आगे बात समझ में, फिर दूसरा टर्मिनोलॉजी यहां से निकल करके आती है कि जब जोड़े के दोनों जीन या दोनों सदस्य एक समान हो तो उनको अपन क्या कहेंगे? समयुग्मजी। उनको क्या कहेंगे? सम मतलब समान, युग्मजी मतलब जीनों का जोड़ा। समयुग्मजी या होमोजाइगस, हिंदी वाला इंग्लिश वाला दोनों याद रखेंगे, होमोजाइगस है, होमोजाइगस। समयुग्मजी या होमोजाइगस किसे कहते हैं? कि एक लक्षण का नियंत्रण जीनों के एक जोड़े के द्वारा होता है। ये सारी बातें आएंगी, एक लक्षण का नियंत्रण जीनों के एक जोड़े के द्वारा होता है। इस जोड़े के दोनों सदस्य जब एक समान हो तो इसे एक समयुग्मजी अवस्था कहते हैं। आगे बात समझ में, फिर यदि जीनों के एक जोड़े के दोनों सदस्य भिन्न भिन्न हो तो इसको अपन क्या कहेंगे? विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस अवस्था कहेंगे। विषम युग्मजी, ये शब्दावली आप ध्यान में रखेंगे। समयुग्मजी, विषम युग्मजी, युग्म विकल्पी, ठीक है, और जीन, ये शब्द आप लोगों को याद हो गए होंगे। विषम युग्मजी को क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस, ठीक है। युग्म विकल्पी किसी एक लक्षण का नियंत्रण जीनों के एक जोड़े के द्वारा होता है। इस जोड़े के प्रत्येक सदस्य को या इस जोड़े को ही अपन क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। इसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। आगे बात समझ में, फिर समयुग्मजी किसे कहेंगे? यदि लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जो जीनों का जोड़ा है उसके दोनों सदस्य एक समान हो, यदि जीनों के जोड़े के दोनों सदस्य एक समान हो तो इसको समयुग्मजी अपन अवस्था कहेंगे। और अगर जीनों के जोड़े के दोनों सदस्य भिन्न भिन्न हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? विषम युग्मजी अवस्था कहेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद होने के बाद, ठीक है, अगर 2 बातें और ध्यान में रखेंगे, 2 शब्दावली और हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस व डाइहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लिख के लाएंगे सब, सुन सुन करके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहेंगे? जब एक लक्षण, जब केवल एक लक्षण की वंशागति को लेकर संकरण प्रयोग किए जाते हैं, जब केवल एक लक्षण की वंशागति को लेकर संकरण प्रयोग किए जाते हैं तो इन्हें हम एक संकर संकरण प्रयोग कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? हम एक संकर संकरण प्रयोग कहते हैं। जब 2 लक्षणों की वंशागति, जब संकरण प्रयोगों में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण प्रयोग। दूसरा क्या हो जाएगा? द्विसंकर संकरण प्रयोग। ध्यान में रखेंगे, द्विसंकर संकरण प्रयोग क्या होगा?
जब किसी संकरण प्रयोग में या ऐसा जब दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जब दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किसी संकरण प्रयोग में किया जाता है तो इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। देखिए, इनके बाद और महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? फिनोटाइप व जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या होते हैं? देखिए, पहले अपन इनकी परिभाषा लिख देते हैं। एक संकर संकरण प्रयोग, एक संकर संकरण प्रयोग, इनको अलग से और स्टडी करेंगे, पहले परिभाषा देख लीजिए। जब संकरण प्रयोग में केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए, केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो इसे एक संकर संकरण प्रयोग कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, एक संकर संकरण प्रयोग कहते हैं, लिख देना। जब संकरण प्रयोग में केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो इसे एक संकर संकरण प्रयोग कहते हैं। फिर नेक्स्ट, द्विसंकर संकरण प्रयोग, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिर द्विसंकर संकरण प्रयोग, द्विसंकर संकरण प्रयोग, या फिर इसको कहेंगे अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर वो जब संकरण प्रयोग में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए, बस ये डेफिनेशन लिखनी है। यहां क्या लिखेंगे? जब संकरण प्रयोग में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो इसे द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं, द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। या फिर क्या नाम याद रखेंगे? इंग्लिश वाला नाम हिंदी में डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में कि डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, या एक एकल संकर संकरण प्रयोग किसे कहते हैं, और द्विसंकर संकरण प्रयोग किसे कहते हैं। समझाएंगे एकल संकर संकरण प्रयोग क्या है आगे, पर पहले आप ये टर्मिनोलॉजी या शब्दावली याद रखें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जीन क्या होते हैं, और समयुग्मजी क्या होते हैं, विषम युग्मजी क्या होते हैं, युग्म विकल्पी क्या होते हैं। ये शब्द आप लोग याद रखेंगे, ये शब्दावली आप लोग होमवर्क के रूप में करके लाएंगे। अब इनके बाद में एक संकरण प्रयोग और द्विसंकर संकरण प्रयोग के बाद हम स्टडी करेंगे लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप के बारे में। लक्षण प्रारूप क्या होते हैं व जीन प्रारूप क्या होते हैं, इनको भी आप लोग स्टडी करें, पढ़ें, याद रखें। तो लक्षण प्रारूप देखो क्या लिखेंगे लक्षण प्रारूप में, पहले लक्षण प्रारूप देखो दो, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, आप लोगों से पूछ रहे लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं या फिर जीन प्रारूप किसे कहते हैं। इनका इंग्लिश वाला नाम हिंदी में लिख करके पूछ लेते हैं। देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, फिनोटाइप, PHENOTYPE, फिनोटाइप, और ये हिंदी में भी लिखा हुआ आ जाता है फिनोटाइप।
फिनोटाइप किसे कहते हैं? तो दोनों, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो लक्षण प्रारूप को इंग्लिश में फिनोटाइप भी कहते हैं और जीन प्रारूप को इंग्लिश में जीनोटाइप भी कहते हैं। जीनोटाइप, जीन प्रारूप या जीनोटाइप, ऐसे GENO, जीनोटाइप। तो दोनों की परिभाषा आप लोग याद रखें कि लक्षण प्रारूप क्या किसे कहेंगे? कि सजीवों के जो लक्षण बाहर से दिखाई देते हैं उनको उसे ही अपन क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे किसी को देख करके आप बता सके ये लंबा आदमी है, ये मोटा आदमी है, ये बोना आदमी है, ये छोटा आदमी है, ये बड़ा पौधा है, ये छोटा पौधा है, ये है ना, ये लंबा पौधा है, इसके फल मोटे हैं। तो बाहरी लक्षणों को देखकर जो अपन अंदाजा लगाते हैं, बाहरी लक्षण ही, किसी सजीव के बाहरी लक्षण ही क्या कहलाते हैं? उसके लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। ठीक है, किसी सजीव के बाहरी लक्षणों को ही अपन क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप कहेंगे। आप ध्यान में रखेंगे, किसी सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी सजीव के, चाहे वो मटर का पौधा हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, किसी सजीव के बाह्य लक्षणों को ही, ये ध्यान में रखेंगे, बाह्य लक्षणों, बाहर से जो लक्षण दिखाई देते हैं, बाह्य लक्षणों को ही लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं। लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, फिनोटाइप कहते हैं। आगे बात समझ में कि किसी सजीव के बाह्य लक्षणों को ही लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं। अब जीन प्रारूप या जीनोटाइप किसे कहते हैं? अब ये जीन प्रारूप जो होता है ना, किसी भी सजीव का जीन प्रारूप बाहर से दिखाई नहीं देता। उनकी जो आनुवंशिक संरचना होती है वह आप माइक्रोस्कोप से या फिर किसी केमिकल, इसको कहते हैं अनुसंधान से ही अपन इसको अपन पता लगा सकते हैं कि उसकी जीनी संरचना क्या है। मतलब जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी सजीव का, वह उसकी जीनी संरचना या जीनी लक्षण कहलाता है। ठीक है, किसी भी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को ही जीन प्रारूप कहते हैं। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? किसी सजीव की, किसी सजीव की आनुवंशिकीय संरचना, आनुवंशिकीय, किसी सजीव की आनुवंशिकीय संरचना को ही जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, अब जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप खूब बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे इसको, दोबारा से और सुन लीजिए। किसी सजीव के बाह्य लक्षणों को ही लक्षण प्रारूप कहते हैं। ठीक है, किसी सजीव के बाह्य लक्षणों को ही अपन क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप कहते हैं। और किसी सजीव की आनुवंशिकीय संरचना, ठीक है, आनुवंशिक संरचना का मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसी को ही अपन क्या कहेंगे? जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण शब्दावली आप देखिए कि आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, जीन पढ़ा, और उसके बाद सम होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, यानी कि समयुग्मजीय व विषमयुग्मजीय अवस्था पढ़ी। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस की व बैक क्रॉस की। एक तो होता है बैक क्रॉस, BACK, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस को आप समझ लेंगे तो आप इसको ध्यान में आ जाएगा कि बैक क्रॉस क्या होता है। बैक का मतलब पीछे। ठीक है, बैक क्रॉस किसे कहेंगे? कि जब F1PD की जो संतति है उसका संकरण जनकों के साथ किया जाता है, किसी भी जनक के साथ, जनकों के साथ किया जाता है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? बैक क्रॉस कहेंगे। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? बैक क्रॉस। क्या लिखेंगे इसमें? बैक क्रॉस किसे कहेंगे? जब F1PD की संतति का संकरण, जब F1PD की संतति का संकरण जनकों से किया जाता है तो इसे
बैक क्रॉस कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं अपन? बैक क्रॉस कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन आप ध्यान में रखेंगे, बैक क्रॉस कहते हैं। समझिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है। ज़्यादा समझ में आप अपन मेंडल्स के लॉ रीड करेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहले आप डेफिनेशन याद रखें कि जब F1 पीढ़ी की संतति का संकरण उसके जनकों के साथ किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। अब बैक क्रॉस जो होता है उसको दो प्रकारों में डिवाइड करता है। बैक क्रॉस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 आउट क्रॉस। नंबर कौन सा? नंबर फर्स्ट क्या होता है? आउट क्रॉस। आप आउट क्रॉस ही लिख लीजिए। और दूसरा होता है आउट क्रॉस, दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस। दूसरा कौन सा होता है? टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। ठीक है, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए दोनों में क्या अंतर है। आउट क्रॉस किसे कहेंगे? जब F1 पीढ़ी का संकरण, जब F1 पीढ़ी का संकरण पर अप्रभावी जनक के साथ या प्रभावी जनक के साथ कर दिया जाए तो दोनों में, तो उसको क्या कहेंगे? बैक क्रॉस कहेंगे। लेकिन अगर प्रभावी जनक के साथ किया जाए तो उसको तो कहते हैं आउट क्रॉस, और अगर अप्रभावी जनक के साथ किया जाए तो उसको कहेंगे अपन टेस्ट क्रॉस। ध्यान में रखेंगे, 2 प्रकार के जनक हैं, एक तो प्रभावी जनक और दूसरा अप्रभावी जनक है। तब होगा क्या कि इसमें एक, जब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जब F1 पीढ़ी का संकरण, जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ किया जाता है, एक शब्द लिख दिया मैंने, क्या? प्रभावी जनक। ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि दोनों में F1 पीढ़ी का संकरण करवाएंगे। जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ किया जाता है, जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ किया जाता है तो इसे आउट क्रॉस कहते हैं। तो इसे आउट क्रॉस कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? आउट क्रॉस कहते हैं। और जब F1 पीढ़ी का संकरण, जब F1 पीढ़ी का संकरण, ये दोनों सेम बात, यहां पर भी वही बात लिख दी, यहां पर भी वही बात लिख दी। F1 पीढ़ी का संकरण, F1 पीढ़ी का संकरण, इतना तो याद करना नहीं है कि जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ किया जाता है तो इसे आउट क्रॉस हम कहते हैं। और जब F1 पीढ़ी का संकरण किसके साथ, कौन सा बचा जनक है? अप्रभावी जनक। अप्रभावी जनक से किया जाता है, जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से किया जाता है तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इसे हम लिख लो, इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसकी बहुत सारी बातें हैं, आगे और रीड करेंगे। टेस्ट क्रॉस कहते हैं। आगे बात समझ में, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस 2 प्रकार का है, आउट क्रॉस और दूसरा टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस और दूसरा कौन सा हो गया? टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस किसे कहेंगे? जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ किया जाता है तो इसको हम आउट क्रॉस कहते हैं। समझाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे यहां पर। अब यहां हम सिर्फ आपको डेफिनेशन याद करवा रहे हैं, परिभाषा याद करवा रहे हैं, और समझाएंगे अगली क्लास में जब मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे, अपन मेंडल्स के नियम पढ़ेंगे। तो जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ किया जाए तो इसे आउट क्रॉस कहेंगे, और जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ, रेसेसिव पेरेंट के साथ किया जाए तो इसको अपन क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस कहेंगे। इस प्रकार बैक क्रॉस कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया। तो देखिए, एक संकर, द्विसंकर, इन शब्दों को फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं और एक एक डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूं। क्या क्या इनको आप देखेंगे, इसमें एक ये शब्दावली भी अगर आप लिख देंगे, ये एक संकर संकरण प्रयोग, एक संकर संकरण, ये पूछ ले तो भी, फिर पूछ लें द्विसंकर संकरण, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, त्रिसंकर संकरण,
त्रिसंकर संकरण, सिंपल सिंपल सी बातें इसमें लिखनी है। फिर बहुसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण, ठीक है। फिर आ गया क्या, परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं या टेस्ट क्रॉस, ठीक है। परीक्षण संकरण हो गया। फिर संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण जो होता है इसको अपन क्या कहेंगे, संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस, बैक क्रॉस इसको कहेंगे, बैक क्रॉस। मैंने बता दिया इन दोनों को, बैक क्रॉस यानी कि टेस्ट क्रॉस एक तरह से बैक क्रॉस ही है, क्योंकि बैक क्रॉस के दो भाग हैं, एक तो आउट क्रॉस और दूसरा टेस्ट क्रॉस, बता दिया ना पहले, तो आप ध्यान में रखेंगे। इनकी सिंपल सी बात आप लिखेंगे, एक संकर संकरण क्रॉस इसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। द्विसंकर को डाईहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस भी कहेंगे, और त्रिसंकरण को ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी कहेंगे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, TRI, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, और इसको क्या कहेंगे, पोली हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। फिर टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, इनमें सिंपल सिंपल सी बात आप लोगों को फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं कि जब एक संकर की वंशागति का अध्ययन, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन, ये ध्यान में रखना, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है, वंशागति का अध्ययन। अब आपको सारी बातें जो हैं वो दोबारा से बता रहा हूं कि एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन जो है वो एक संकर संकरण प्रयोग कहलाता है। फिर द्विसंकर संकरण प्रयोग में क्या लिखेंगे, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है, द्विसंकर संकरण प्रयोग कहलाता है। फिर त्रिसंकर संकरण प्रयोग में तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है, त्रिसंकर संकरण प्रयोग कहलाता है। एक संकर संकरण प्रयोग एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन, द्विसंकर संकरण प्रयोग दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, त्रिसंकर संकरण प्रयोग तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, और बहुसंकर संकरण प्रयोग अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन। बहुत से या अनेकों अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बहुसंकरण या पोली हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। फिर टेस्ट क्रॉस किसे कहेंगे, जब F1 पीढ़ी के जनकों का क्रॉस किसके साथ करवाया जाए, अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाए तो इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और संकर पूर्वज संकरण बैक क्रॉस में क्या है, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी जनक के साथ अपन करवा दें तो उसको अपन क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे, ठीक है। तो बैक क्रॉस दो प्रकार का होता है, एक तो टेस्ट क्रॉस, और ये एक तो टेस्ट क्रॉस प्रकार का होता है और दूसरा आउट क्रॉस प्रकार का होता है। टेस्ट क्रॉस में अप्रभावी जनक के साथ F1 पीढ़ी का संकरण होता है, और आउट क्रॉस में प्रभावी जनक के साथ F1 पीढ़ी का संकरण होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके इस लेसन से। अगली क्लास हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास वास्तव में अच्छी लग रही है, आप इसको समझ पा रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। उस स्टूडेंट तक वहाँ तक पहुँचा दें जहाँ तक इनको इस क्लास की जिनको आवश्यकता है। थैंक यू।